राम राम मित्रों, नमस्कार। सरिता दीदी की क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हमारी हिंदी साहित्य वाली क्लासेस चल रही थी, आज हमारी उसी कड़ी में हमारी आगे नेक्स्ट क्लास हो रही है। देखिए, सबसे पहले हमने हिंदी साहित्य का इतिहास जब पढ़ना स्टार्ट किया था तब हमने देख लिया था कि सर्वप्रथम जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का कार्य किया था आपके, वो किसने किया था? गारसादत्तासी ने। ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि प्रथम भारतीय जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी भाषा में लिखने का प्रयास किया था वो आपके कौन थे? शिव सिंह सेंगर, जिन्होंने कि शिव सिंह सरोज ग्रंथ लिखा था। ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ लिया था कि जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने अपना ग्रंथ लिखा था। उसके पश्चात हमने देखा मिश्र बंधुओं का मिश्र बंधु विनोद लिखा गया। उसके पश्चात हमने देखा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो ये थे हमारे कुछ बड़े बड़े इतिहासकार थे जिनका हिंदी साहित्य के इतिहास में काफ़ी बड़ा योगदान माना जाता है। उसके अलावा भी कुछ अन्य इतिहासकार थे जिनका भी इतिहास में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने में बहुत महत्वपूर्ण सहयोग माना जाता है। आज हम उन्हीं के बारे में देखेंगे। तो ठीक है मित्रों, देख लीजिए। आज हम देखेंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। थोड़ा सा इनका परिचय देख लेते हैं कि इनका जन्म हुआ था 1907 में और मृत्यु इनकी हुई थी 1979 में। ये फैक्ट हमारे इतने काम का नहीं है, लेकिन फिर भी हमको, जब हम हिंदी के विद्यार्थी हैं और हम हिंदी साहित्य के टीचर बनने जा रहे हैं, तो हमको ये बातें भी पता होनी चाहिए। ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम इनकी रचनाएं। इनकी कुछ विशेष रचनाएं थी। हिंदी साहित्य का उद्भव व विकास, ये आपको इम्पोर्टेंट है, याद कर लेनी है, पूछी जा सकती है। ठीक है। हिंदी साहित्य उद्भव व विकास किसकी थी? आपके आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की। दूसरी थी हिंदी साहित्य की भूमिका और हिंदी साहित्य का आदिकाल। ठीक है। इसके पश्चात इनकी कुछ विशेष फैक्ट जो हमको ध्यान रखने, कि इन्होंने आदिकाल को अत्यधिक विरोधों व व्याघातों का काल भी कहा है। ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चंस बनता है, क्योंकि हजारी प्रसाद द्विवेदी और आचार्य रामचंद्र शुक्ल दोनों एक दूसरे के विपक्ष में ही बात किया करते थे। तो इन्होंने आदिकाल को अत्यधिक विरोधों व व्याघातों का काल भी कहा है। ठीक है। अगर सम्मान की बात करते हैं कि इनको कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं, तो हम बात करेंगे कि इनको पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त हुआ है और 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को प्राप्त हुआ है। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं हमारे दूसरे साहित्यकार हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा। ठीक है। इनका जन्म हुआ था आपके 1905 में, मृत्यु इनकी 1990 ईस्वी में। ठीक है। इनकी भी कुछ रचनाएं हैं। इनकी जो इम्पोर्टेंट एक रचना मानी जाती है वो है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। ठीक है। रचनाएं आपको सभी की याद करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ से सीधे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि ये रचना, ये हमारी रचनाएं हैं रामकुमार वर्मा जी की हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। मित्रों, हमें रचनाएं इनकी याद करना आवश्यक है, क्योंकि रचनाओं से सीधे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि ये किसका ग्रंथ है। इनको पद्म भूषण मिला था आपके 1963 में। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि इन्होंने हिंदी साहित्य के संपूर्ण इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा था? आपके 5 कालखंडों में बांटा था। इससे पहले हमने देखा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने जो रचना लिखी थी, उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालखंडों में बांटा था। इस प्रकार इन्होंने कितने कालखंडों में बांटा था? आपके 5 कालखंडों में। जैसे पहला संधि काल, विक्रम संवत 750 से 1000 विक्रम संवत तक इनका समय रखा था। चारण काल, जिसका समय था आपके 1000 विक्रम संवत से 1375 विक्रम संवत तक। इसके पश्चात आता है आपके भक्ति काल। भक्ति काल का समय इन्होंने 1375 से 1700 विक्रम संवत तक माना था। इसके पश्चात रीतिकाल, जिसका समय इन्होंने 1700 से 1900 विक्रम संवत माना था। इसके पश्चात आधुनिक काल, जिसका समय इन्होंने माना था 1900 से अब तक। ठीक है। तो ये हमारी, आज हमने 2 साहित्यकारों को यहाँ पर पढ़ा है, उनके बारे में यहाँ पर पढ़ा है। आगे 1-2 साहित्यकार और रह रहे हैं, वो हम पढ़ लेंगे। और उसके पश्चात जो कुछ छोटे मोटे रचनाएं हमारी बस्ती है, उनके मैं डायरेक्ट आपको PDF के नोट्स टेलीग्राम पर उपलब्ध करवा दूंगी, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। इसके बाद हम सीधा आदिकाल पढ़ेंगे, उसके बाद हम भक्तिकाल, रीतिकाल और जो हमारा आधुनिक काल है जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, वो सारा मैटर हम देखेंगे। जैसा कि हमारा पैटर्न रहता है कि हम नोट्स मेकिंग पैटर्न पर ही पढ़ते हैं। आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं। और मित्रों, मैं फिर बता देती हूँ, आप इनके नोट्स बनाएंगे और खुद बनाएंगे, खुद पढ़ेंगे, तभी आपको फ़ायदा होगा, अन्यथा इन सब बातों का आपको कोई फ़ायदा सॉरी, इन सब बातों का आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा।
अगर मैं कह देती हूँ कि जैसे यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि धीरे धीरे लोगों की संख्या कम हो रही है, क्योंकि जो व्यक्ति पढ़ना चाहता है और जो पढ़ने वाले हैं वो व्यक्ति निरंतर मुझसे जुड़े हुए हैं और वो निरंतर क्लासेस देख रहे हैं। लेकिन जो विद्यार्थी नए नए उत्साह में जोश में आकर अपनी पढ़ाई तो शुरू कर देते हैं, लेकिन वो लंबे समय तक उस पढ़ाई को जारी नहीं रख सकते हैं। तो यही कारण होता है कि जब हम एग्जाम्स का परिणाम आता है तो हम वहाँ पे परिणाम में पिछड़ जाते हैं, क्योंकि हम अपनी तैयारी को बीच में ही छोड़ देते हैं। कई बार हम परिस्थितियों के और हालातों के वश में होकर हमारी पढ़ाई को बीच में ही छोड़ देते हैं। तो मित्रों ये बिल्कुल गलत है, हमें निरंतर प्रयास करना है और निरंतर अपनी पढ़ाई को बनाए रखना है। मित्रों मैं कहूँगी कि वैकेंसीज़ का इंतज़ार नहीं करें। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, वैकेंसीज़ 2025 में अवश्य आएगी और फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट आदि सभी की भर्तियाँ आने वाली है। तो आप मित्रों तैयारी करें और अपना टाइम वेस्ट नहीं करें। और जैसा कि मैंने कहा है कि टेलीग्राम पे मैं समय समय पर अपने सारे नोट्स वहाँ पे अपलोड कर देती हूँ, तो आप वहाँ से नोट्स अपने लिख लें और टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का हमारा लिंक सरिता दीदी की क्लासेस के नाम से है, तो आप वहाँ से अपने टेलीग्राम को डाउनलोड कर लीजिएगा और वहाँ से भी हमारे नोट्स देखते रहिए और निरंतर पढ़ते रहें, मस्त रहें। और धन्यवाद मित्रों, नमस्कार।